Welcome to the YouTube channel बच्चों. Myself Pushpa teacher. I'm going to discuss today in this video lecture about 10th class science first chapter types of chemical reactions. So what we are going to discuss mainly about types of reactions. Already we have discussed what is a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो आपको पता ही है. उसी के अंदर अभी इस चैप्टर में हमें कुछ उसके अलग अलग टाइप्स समझाए हैं. उस अलग अलग टाइप्स के पहले हम नाम पढ़ लेते हैं, फिर उनके बाद उनके कैटेगरी वाइज उसमें क्या क्या समझाया हम वो देखते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है उसमें सबसे पहला है इट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन बोलते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकेंड टाइप की अगर हम बात करते हैं देन इट इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. विच रिएक्शन इट इज़ डिकम्पोजिशन. अभी हम यही डिस्कस करेंगे कि सबके नाम अलग अलग है और उनके बारे में हमें क्या समझाया ना. थर्ड इज़ व्हाट वी कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड फोर्थ इज़ व्हाट वी कॉल इट एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. And there is one more type of reaction which we generally in common call it as redox reaction, but overall the complete name of that particular type of reaction is oxidation and reduction reaction. कौन सा है ये? Oxidation and reduction reaction. Clear? तो बच्चों इनके साथ साथ ये तो मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमें समझाया है कि इस चैप्टर में इतने 5 टाइप के रिएक्शंस हैं, लेकिन इन सब में भी कहीं कहीं पे आप देखोगे तो आगे उनको और भी ज़्यादा फर्दर क्लासीफाई किया है. तो वही सारी चीज़ें अभी हमें इस चैप्टर में और इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना है. तो अगर मैं आपको ओवरऑल एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप दे दूँ तो कॉम्बिनेशन मतलब आपको नाम पे से पता चल जाना चाहिए कि कंबाइन. नाउ व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट कंबाइन. तो यहाँ पे हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़. मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमें क्या चाहिए. तो केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं. जब वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम एटमॉस्फेयर में ऐसे ही कहीं पे एक्सपोज करके रख देंगे तो वो दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सड अप होते हैं, मतलब मिक्सड हो जाते हैं, मतलब कंबाइंड हो जाते हैं. तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे. डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना. एटमॉस्फेयर में से बहुत सारी प्रोसेसेस है जो मैं अभी आपको एग्जांपल समझाऊंगी. तो डिकम्पोजिशन में एक ही सब्सटेंस होगा, वो एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा. सेम वैसे ही हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा? डिसप्लेस. तो चीज़ों को तोड़ के समझो. एक जो पर्टिकुलर हमारे पास एलिमेंट है उस एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट आके डिस्प्लेस कर देगा. कैसे करेगा उसके भी कुछ रूल्स होंगे, तो वो भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे. फिर आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है ना, वैसे यहाँ पे दो एलिमेंट को हम लोग एट अ टाइम अगर डिस्प्लेस कर देंगे, उसकी जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट आ जाता है, देन व्हाट वी कॉल इट एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच वी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. तो चलो इन डिटेल सबके एग्जाम्पल्स के साथ हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं. इन सबके आगे सब में तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे आप देखोगे तो वी हैव फर्दर सब क्लासिफाइड रिएक्शंस जिनको आगे एक एक कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है. क्लियर? तो सबसे पहले अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने क्या बोला कि हमारे पास 2 सब्सटेंसेस का होना ज़रूरी है. व्हाट डिड आई सेड? वी रिक्वायर 2 सब्सटेंसेस. नाउ ये जो 2 सब्सटेंसेस की मैम जो बात कर रहे हैं, अब ये सब्सटेंसेस में क्या होना चाहिए हमारे पास? सब्सटेंसेस में क्या मेरे पास एलिमेंट्स होने चाहिए या फिर मेरे पास कंपाउंड्स होने चाहिए? ऐसे बहुत बार बच्चे यूजुअली क्वेश्चंस करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों में से कोई भी हो, इट डजेंट मैटर. आपके पास अगर एलिमेंट प्लस कंपाउंड है तो भी चलेगा, आपके पास एलिमेंट है तो भी चलेगा, आपके पास कंपाउंड है तो भी चलेगा. तो देयर इज़ नॉट एट ऑल एनी इशू. बट कंपलसरी रूल ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास 2 सब्सटेंसेस का होना ज़रूरी है. तो इसका एक एग्जांपल हमारे बुक में भी डिस्कस किया है, दैट इज़ एक्टिविटी 1.4. उन्होंने क्या बोला कि जैसे आप देखते हो कभी कोई बिल्डिंग नया कंस्ट्रक्ट होता है तो उसमें यूजुअली क्या होता है? वाइट वॉशिंग होता है. वाइट वॉशिंग यानी जो हम पेंट करने से पहले करते हैं. अब वाइट वॉशिंग में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? लाइम वाटर.
What is the chemical formula of lime? So it is quicklime and its formula is CaO and the chemical name is calcium oxide. तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम मार्केट से ख़रीद के लेके आते हैं, आप देख सकते हो कि वो पाउडर के फॉर्म में होता है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब मुझे वॉल पे वाइट वॉशिंग करना होगा तो मुझे उसे एक पेंट लिक्विड के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे उसमें क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। तो हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं कि मेरे पास क्या है। तो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो कॉमन लैंग्वेज में वी कॉल इट एज क्विकलाइम। इस लाइम के अंदर एंड इट्स केमिकल नेम इज़ व्हाट, वी कॉल इट एज कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसे हम, कैल्शियम ऑक्साइड। इस क्विकलाइम को हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम वाटर के साथ। मतलब हम कैल्शियम ऑक्साइड लेके आ गए पैकेट, उसे तोड़ दिया और उसे एक बकेट में डाल दिया। उस बकेट में अब मैंने क्या डाला, तो पानी डाला। जैसे ही थोड़ी देर हुई मैंने क्या देखा, तो मैंने ये देखा कि जो भी कुछ मेरा कैल्शियम ऑक्साइड एज अ क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड जो प्रेजेंट था वो पानी के साथ रिएक्ट कर गया। पानी के साथ रिएक्ट करके क्या दिया उसने मुझे उसने एक न्यू प्रोडक्ट दिया जिसको अब मैं बोलूँगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे बच्चों उसे हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ जब मैंने उसे टच किया, जो भी मेरा बकेट था, तो उसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। मतलब इस रिएक्शन के साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या मिला, तो आई गॉट सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज़ व्हाट वी कॉल इट इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। तो क्या रिलीज़ हुआ यहाँ पे, हीट एनर्जी भी रिलीज़ हुआ। एग्जैक्टली, सो दैट इज़ व्हाट वी आर बीन डिस्कसिंग ओवर हियर। अब यहाँ पे इसको अगर क्विकलाइम बोलते हैं, तो जैसे इसका तो केमिकल नेम तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ही, इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्लेक्ड लाइम। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ज़रूरी नहीं है उसमें आपको एक ही प्रोडक्ट मिले, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी मिलने के चांसेस है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड ऑलरेडी एक कंपाउंड है, एज वेल एज वाटर, वो भी एक कंपाउंड है। मतलब मेरे पास क्या थे, मेरे पास दो कंपाउंड्स थे। ये दोनों कंपाउंड को जब मैंने एक दूसरे के साथ कंबाइन किया तो मुझे एक नया प्रोडक्ट मिला जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपके सरप्राइजिंग के लिए और हमारे टेक्स्ट बुक में भी समझाया है कि डिड यू नो, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो अभी हमारे पास स्लेक्ड लाइम आया है, इस स्लेक्ड लाइम को, दिस इज़ व्हाट द एग्जैक्ट दैट वाइट सोल्यूशन जो हम लोग हमारे वॉल पे वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी वाइट वॉशिंग के लिए जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है, उसे जब हम वॉल पे पेंट करके छोड़ देते हैं तो आप देख सकते हो कि आफ्टर 2 डेज़ जब होता है ना, तो आफ्टर 2 डेज़ आपके वॉल पे एक शाइनिंग अपीयरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। वो शाइनिंग अपीयरेंस क्यों आपको 2 डेज़ के बाद देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का जो मैंने वाइट वॉशिंग किया है, वो एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उस एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब क्या होगा कि जो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को क्या किया, वॉल के ऊपर पेंट किया, तो वॉल के ऊपर पेंट करने की वजह से अब हम तो घर में रहते ही है ना, हम क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करने की वजह से बदले में मुझे क्या मिला, तो आई गॉट CaCO3 विच वी कॉल इट एज कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स इसे हम, कैल्शियम कार्बोनेट। एज वेल एज उसके साथ साथ मुझे मिलेगा H2O। क्या मिलेगा, H2O। क्लियर। H2O मतलब वो जो आपका वाइट वॉशिंग किया होता है उसका वॉल अगर आप देखोगे तो वॉल पे आपको लिटिल बिट ह्यूमिड, मॉइस्चराइज, गीलापन थोड़े दिनों के लिए आपको वैसे ही वो रहेगा। जैसे जैसे टाइम पास आउट होते जाएगा वैसे वैसे वो पूरा वॉल जो है वो कम्प्लीटली ड्राई अप हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि फिर से जो मुझे स्लेक्ड लाइम प्रोडक्ट मिला था उस प्रोडक्ट को मैं एक नए कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाई, नए कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाई तो फिर से मुझे कुछ नया कंपाउंड मिला। इस नए कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। और ये तो मिला, वो एक्स्ट्रा मिला है मुझे। एंड दिस यू नोज इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस वन यू नोज दैट इट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर।
तो यहाँ पे इसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ही बच्चों अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्या होता है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमें एनर्जी रिलीज़ होता है। मतलब ये रिएक्शंस के अंदर, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्विकलाइम का देखा जिसमें हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिक्सअप किया तो क्या मिला, मुझे हीट एनर्जी मिली। मतलब ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनके अंदर हमें एनर्जी रिलीज़ होते हुए मिलती है। तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एक सब टाइप है जिसको हम बोल रहे हैं दैट इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं हम इसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई टेल यू दैट व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग ओवर हियर, एक्सो मीन्स व्हाट, रिलीज्ड, मतलब एटमोसफेयर में वो बाहर रिलीज हो रहा है। एंड थर्मिक मीन्स व्हाट, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी दैट मीन्स जो ओवरऑल सिस्टम होगा उस पर्टिकुलर सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके भी हम भी मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो एग्जांपल डिस्कस करना हो तो हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यानी क्या, नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या है, CH4 दैट इज़ मीथेन। कोई भी चीज़ बर्न होगा तो किसके प्रेजेंस में बर्न होगा, बट ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब सोचो कि जैसे ही मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो आई एम गोइंग टू गेट CO2 एंड प्लस आई एम गोइंग टू गेट वाटर। समझ में आया। सो ये जो वाटर के अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर वाटर इज़ व्हाट योर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ स्टीम। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एनर्जी की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टीम, क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी, उनके फिजिकल स्टेट के साथ उसे हम लोग मेंशन करेंगे। एंड दिस इज़ ऑल्सो वी आर बीन प्रोवाइडिंग इन द फॉर्म ऑफ जी। तो दिस इज़ व्हाट बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन। तो मीथेन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मीथेन को जब मैं ऑक्सीजन दे रही हूँ वो जल रहा है, तो जलने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे H2O जो मिल रहा है ना, इट इज़ बीन कंसिडर्ड एज एन एनर्जी ओनली। तो ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई विल गिव यू सर्टन अदर एग्जांपल्स ऑल्सो, कि अगर हम हमारे डेली रूटीन लाइफ की बात करते हैं तो वी कैरी आउट रेस्पिरेशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन मीन्स मैम इज़ नॉट डिस्कसिंग अबाउट ब्रीदिंग, दैट इज़ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बहुत सारे बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है, बट मैं ब्रीदिंग की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर रेस्पिरेशन का मतलब ये है, I am discussing with cellular respiration. What I am discussing over here, I am discussing regarding cellular respiration. और else आपको एग्जाम में इस चैप्टर में से कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं that respiration is considered as an exothermic reaction. Explain why. तो रेस्पिरेशन मतलब जो भी कुछ हमारे बॉडी में फूड हम इनटेक करते हैं तो वो फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद वो तो डाइजेशन कंप्लीट हुआ है, डाइजेशन के बाद उसको एनर्जी के फॉर्म में एक्चुअली कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो वो ATP में कन्वर्ट करने के लिए इसको आगे और बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करना ज़रूरी होता है। तो वो प्रोसेसिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेनली ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, और उस ऑक्सीजन के हेल्प से हमें यहाँ पे एनर्जी मिलता है। आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ दिस सेल्युलर respiration, that if we have glucose C6H12O6, this is applicable even for carbohydrate, proteins and फैटी एसिड्स एज वेल एज ग्लिसरॉल, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये ग्लूकोज को मैं किसके प्रेजेंस में वो कर रही हूँ, दैट इज़ ब्रेक डाउन कर रही हूँ। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन जो कि हम लोग इनहेल करते हैं, तो इसके प्रेजेंस में ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बॉडी में से बाहर रिलीज़ करते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम गोइंग टू गेट H2O। समझ में आया। सो दिस इज़ रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, CO2 प्लस H2O हमें क्या देता था, C6H12 प्लस, दैट इज C6H12O6 प्लस O2। इसमें उसका रिवर्स हो रहा है, दैट इज C6H12O6 इज गेटिंग ब्रेकिंग डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समझ में आया। तो आपके टेक्स्ट बुक में भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को रीड करना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ साथ इसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इवन हमको समझाया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर यानी जो डेली मम्मी आपके घर से कचरा डिस्कार्ड करती है, चाहे वो वेजिटेबल्स का पील हो या फ्रूट्स का पील हो या फिर इवन जो टी लीफ होता है, चाय पत्ती, ओके, टी आफ्टर टी स्ट्रेन करते हो, वो जो लेफ़्ट ओवर
वेस्ट है उसे अगर हम बाहर ऐसे ही ओपन एरिया में अगर डंपिंग यार्ड पे अगर डिकम्पोज करते हो, आप देखना थोड़े टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप पूरा सड़ जाता है। दैट इज़ ऑल्सो वन मोर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो याद रखना, कहीं पे भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे दैट इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ व्हाट आवर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने के लिए अगर हम टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी की बात करते हैं तो हमें एक्टिविटी 1.5 समझाया है। एक्टिविटी 1.5 में उन्होंने आपको कौन सा सब्सटेंस दिया है, तो दे हैव गिवन यू फेरिक सल्फेट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फेरिक सल्फेट की। तो ये जो पर्टिकुलर मेरे पास फेरिक सल्फेट है, इस फेरिक सल्फेट को मुझे ब्रेक करना है, यानी एक सिंगल सब्सटेंस है, उस सिंगल सब्सटेंस को मुझे ब्रेक करके 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में डिवाइड करना है। इज़ इट पॉसिबल? चलो देख लेते हैं कि पॉसिबल है या नहीं, और अगर पॉसिबल है भी तो किस तरीके से वो चीज़ पॉसिबल है। तो नाउ वी आर बिन डिस्कसिंग अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डी मतलब ब्रेक, कंपोज यानी जिस चीज़ का बना हुआ है। तो अगर अकॉर्डिंग टू मैं एक्टिविटी की बात करूँ कि मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 2 ग्राम्स ऑफ फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट का एक्चुअल कलर होता है ग्रीन कलर, ठीक है, दे दिया मुझे लेबोरेटरी में, मैम ने मुझे टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ग्राम फेरिक सल्फेट दे दिया। अब मेरे सामने क्या है? बर्नर है। तो मैं क्या करूँगी, जो टेस्ट ट्यूब में मेरे पास 2 ग्राम फेरिक सल्फेट है उसे मैं बर्नर के ऊपर हीट करूँ। जैसे मैं बर्नर पे हीट कर रही हूँ, मतलब मैं इसको क्या दे रही हूँ? हीट प्रोवाइड कर रही हूँ। क्योंकि मैंने काफ़ी देर ऐसे रखे देखा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं शायद इसे मुझे एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी मैंने पहले शुरू किया विद हीट। मेरे पास और भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मैं आगे डिस्कस करती हूँ, लेकिन मैंने सबसे पहले शुरू किया है विथ हीट एनर्जी। तो मैंने क्या देखा, फॉर माई सरप्राइजिंग, जैसे ही मैंने उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम एक अजीब सा स्मेल आ रहा था। स्मेल इन द सेंस एक ऑर्डर था, क्योंकि जो गंदी बदबू हम जिसको बोलते हैं, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, देखो 2 चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो उनका कलर चेंज हो जाना, और दूसरा उनका ऑर्डर, जो भी फ्रेग्रेंस और ऑर्डर आता है वो। कलर चेंज तो हो रहा था, फेरिक सल्फेट का कलर ग्रीन कलर है, वो धीरे धीरे कलर चेंज कर रहा था, और उसी के साथ साथ एक बहुत बैड स्टिंकिंग ऑर्डर आ रही थी। तो वो किसकी आ रही थी? जब मैंने इसको हीट किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? इट गॉट कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3। along with that I got SO2 plus SO3. These both are in gaseous state, whereas this is in solid state and this is also in solid state. आया समझ में? तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सब्सटेंस था मेरे पास, एक ही सब्सटेंस कितनों में डिवाइड हो गया है? 3। मतलब क्या हुआ है? डिकम्पोज हो गया, मतलब ब्रेक हो गया। आया समझ में? हुआ क्लियर? तो अभी मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी, इससे पहले मैंने आपको रेस्पिरेशन समझाया, जिसमें ग्लूकोज जो मेरे पास था, उस ग्लूकोज को मैं तोड़ रही थी, तो उसमें से मुझे क्या मिल रहा था? एनर्जी मिल रही थी। तो उस एनर्जी मिलने को हमने क्या बोला? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल दिया। बोला कि नहीं बोला? फिर वैसे उससे पहले हम देखा तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में भी अगर आप देखते हो तो CH4 + O2, उसमें से आपको क्या मिल रहा था? एनर्जी मिल रही थी। तो उसको आपने क्या बोला? इट इज़ बीन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो ग्लूकोज वाला एग्जाम्पल देखे हैं, उसमें आप बोलोगे कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैं ये बोलती हूँ कि अलॉन्ग विथ एक्सोथर्मिक इट इज़ अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखना बच्चों कि एक ही रिएक्शन ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप में आए, वो एक से ज़्यादा चीज़ों में भी कंसीडर्ड हो सकता है। जैसे कि आपका ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, सेलुलर रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एज वेल एज उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब इसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने हीट एनर्जी दिया है, क्यों मुझे हीट एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन इज़ ऑल अबाउट मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। जो बॉन्ड्स हम बनाते हैं या कुछ बॉन्ड्स को तोड़ते हैं,
इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था उस बॉन्ड को मुझे कम्प्लीटली ब्रेक करना था। मैंने नॉर्मली एटमॉस्फेयर में ट्राई किया पर एटमॉस्फेयर में वो ब्रेक नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ी। जब ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जहाँ पे हम उसे एनर्जी देते हैं, तो कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, सब टाइप एक्सोथर्मिक पढ़ा था। यहाँ पे डिकम्पोजिशन में सब टाइप पढ़ रहे, उसका उल्टा, जिसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंडो इज़ वॉट, दैट इज़ इनटेक, and thermic is what we have been talking about energy. Again over here it is only heat energy, पर ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हम हीट एनर्जी दें। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर एनर्जी वो इनटेक करते हैं। एग्जाम्पल इज़ व्हाट, दिस फेरिक सल्फेट को जब मैंने हीट एनर्जी प्रोवाइड किया तो जाके वो आगे जाके ब्रेक डाउन हुआ। तो याद रखना डिकम्पोजिशन का सब टाइप एक है, दैट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जो मैं ये हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ, इसी के ऊपर एक और एक्टिविटी मुझे बुक में दी हुई है, वो भी एक बार हम देख लेते हैं, दैट इज़ एक्टिविटी 1.6। अब एक्टिविटी 1.6 में भी उन्होंने क्या बोला है कि अगेन दे हैव गिवन यू 2 grams ऑफ लिड नाइट्रेट, दैट इज़ PbNO3 ट्वाइस। क्या है मेरे पास, PbNO3 ट्वाइस, दैट इज़ लिड नाइट्रेट। अगेन इसको मैंने क्या किया, तो मैंने इसे भी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। जैसे मैंने हीट एनर्जी प्रोवाइड किया तो व्हाट आई हैव सीन कि ये किस में कन्वर्ट हुआ, तो इट गॉट कन्वर्टेड इनटू PbO, दैट इज़ लिड ऑक्साइड। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे मिला नाइट्रोजन और मुझे मिला ऑक्सीजन। मैं यहाँ पे इक्वेशंस को बैलेंस नहीं कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया है कि इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो बेटर गो थ्रू विद दैट वीडियो, और इन केस इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड यू कैन आस्क इन कमेंट सेशन। तो क्या हो रहा है कि लिड नाइट्रेट जो है, वो लिड नाइट्रेट को जब मैंने हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू लिड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। So this is also one of the example of decomposition reaction, but since I am using over here as heat energy, I will call this particular reaction as thermal decomposition. क्या बोलेंगे इसे हम, thermal decomposition। क्लियर? इसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन जैसे हम बोल रहे हैं, इसमें 2 कैटेगरी अभी और हम डिस्कस करेंगे, एक जिसको बोलेंगे फोटोलाइसिस और दूसरा जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। फोटो मतलब आपको थोड़ा बहुत वर्ड से आइडिया आ रहा होगा, दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सनलाइट, एंड इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इसका भी आगे हमें एक्टिविटी समझाया है, एंड आई थिंक दैट एक्टिविटी इज़ 1.7। इफ़ यू विल गो थ्रू विद द टेक्स्ट बुक, यू हैव बीन गिवन अ सेटअप हमारे पास ऐसे है कि हम एक बीकर ले लेंगे, उस बीकर पे नीचे की साइड्स पे आप 2 होल ट्रिम करके बना लो। उसके अंदर अब हम क्या रखेंगे, तो इलेक्ट्रोड्स रखेंगे। सी, this is what my container, and I have made 2 holes over here, right? And in these 2 holes what I am using is, I am using electrodes, that is anode and cathode। ठीक है, this one is anode and this one is what, cathode। फिर इन्हीं ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके ऊपर मैंने रिवर्स में क्या कर दिया है, इन्वर्टेड पोजीशन में इनके ऊपर मैंने टेस्ट ट्यूब कवर कर दिया। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब कवर करने के साथ साथ मैंने यहाँ पे इनके नीचे प्रॉपर फिक्स हो उसके लिए मैंने रबर कॉर्ड भी रख दिया। सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया। अब उसी के बाद मैंने इन दोनों को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, एंड दैट पर्टिकुलर बैटरी इज़ हैविंग 6 वोल्टेज। ओके, कितना वोल्ट है उसका, 6 वोल्ट का बैटरी है। इसके अंदर अब मैंने क्या डाला है, तो मैंने सोल्यूशन डाला। स्पेशली कौन सा सोल्यूशन डाला है, तो एट प्रेजेंट मुझे भी ज़्यादा कुछ लेना नहीं है कोई सोल्यूशन, तो अभी के लिए हमने यहाँ पे वाटर ले लिया। क्या ले लिया हमने, वाटर ले लिया। अब क्या करेंगे कि जैसे ही हमारे पास ये बैटरी का स्विच ऑन हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा कि हमने यहाँ पे अभी तक स्विच ऑन नहीं किया था, राइट? तो अब इसे हम स्विच ऑन कर देते हैं। मतलब क्या कर रहे हो आप, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। जब तक मैंने स्विच ऑन नहीं किया, पानी वैसा का वैसा ही था सेटअप में। अब मैंने स्विच ऑन कर दिया तो क्या हो रहा है,
इसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है। वो प्रोसेसिंग होते हुए क्या हो रहा है कि ये जो मेरा वाटर है ना वो डिवाइड हो रहा है इनटू H2 गैस एंड O2 गैस, हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। जैसे जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव उनकी चार्जेस होती हैं वैसे वो आके कलेक्ट हो जाएंगे। एनोड के पास जो होगा वो ऑक्सीजन का गैस होगा एंड कैथोड के पास जो होगा वो हाइड्रोजन का गैस होगा। एट द एंड मैंने देखा, मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो इस चीज़ को पता करने के लिए हम एक बर्निंग कैंडल लेंगे, क्योंकि इनिशियली तो मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन। जैसे अभी मैम आपको समझा रही है तो आपको पता है, लेकिन मुझे पहले कैसे पता चला होगा। तो हमने क्या किया कि ये पूरा जो सेटअप है उस सेटअप पे एक बर्निंग कैंडल लेके गए। तो बर्निंग कैंडल में जैसे लेके जाऊंगी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये इससे हम पता कर सकते हैं कि जहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस होगा ना, वहाँ पे अगर आप बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो ये हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में आपका बर्निंग कैंडल जो है वो जलेगा, बट अलॉन्ग विथ अ पॉप साउंड। पॉप साउंड यानी कुछ क्रैकर्स वगैरह कभी बर्स्ट होते हैं तो जैसे साउंड आता है, एग्जैक्टली उस साउंड की तरह ही यहाँ पे बर्निंग होना शुरू होगा। तो उससे मुझे पता चल जाएगा, इट इज़ एन इंडिकेशन कि दैट हियर हाइड्रोजन गैस इज़ बीन कलेक्टेड एंड द अदर साइड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी ऑक्सीजन गैस। तो दिस इज़ वॉट वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इसका दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आया? थर्मल डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा, डिकम्पोजिशन के अंदर हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन देखा। अब हम डिकम्पोजिशन के अंदर एक और डिकम्पोजिशन देख रहे हैं, दैट वी कॉल इट एज फोटोलाइसिस, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जैसे बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारे पुराने ज़माने में जितने भी ये फ़ोटोग्राफी फिल्म्स वगैरह बनती थी, ओके, या फिर एक्सरे की हम बात करते हैं जो ब्लैक एंड वाइट हमें मिलता है, ये सब किसके बने होते हैं? और क्यों आपने कभी डॉक्टर या हॉस्पिटल कहीं पे गए हो तो आपने देखा होगा कि एक्सरे की फ़िल्म वो लोग निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए धूप में सूखने के लिए रख देते हैं। क्यों ऐसा करना ज़रूरी है? ऐसा करना इसीलिए ज़रूरी है कि समझो अभी मेरे पास जो सोल्यूशन है इट इज़ सिल्वर क्लोराइड। फोटोलाइसिस मुझे समझाना है तो इसको भी मैंने एक्टिविटी के फॉर्म में करके दिखा है, दैट इज़ एक्टिविटी 1.8। एक चाइना डिश ले लिया जिसमें मैंने सिल्वर क्लोराइड ले लिया, जिसका इनिशियल कलर था वाइट कलर, और उसको मैंने धूप में रख दिया। आफ्टर सर्टन फ्यू आवर्स, वेदर इट इज़ 6-7 कुछ भी हो, मैंने जब देखा सो दिस पर्टिकुलर सिल्वर क्लोराइड हैज़ चेंज फ्रॉम वाइट टू ग्रे कलर। और क्यों चेंज हुआ? क्योंकि उस पर सनलाइट गिरा इसीलिए। तो वही चीज़ मुझे आगे और देखना था, तो मैंने एक्सरे की फिल्म्स और ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो है उसमें भी मैंने ट्राई किया। उसके अंदर यूजुअली जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं इट इज़ सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? जब आप इसे एनर्जी देते हो, दैट इज़ सनलाइट, क्या दे रहे हैं हम? सनलाइट एनर्जी जब उसे हम देते हैं तो सनलाइट एनर्जी के प्रेजेंस में ये जो आपका सिल्वर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू Ag प्लस Cl2। किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? Ag प्लस Cl2। मतलब क्या हुआ? एक ही कंपाउंड था, डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, तो उसको मैंने किस में तोड़ा? दैट इज़ सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl को आई हैव ब्रोकन डाउन इनटू सिल्वर दैट इज़ Ag एंड प्लस क्लोराइड दैट इज़ Cl2। समझ में आया? तो यही सारी चीज़ें हैं जिससे हमारी फ़ोटोग्राफी फिल्म्स एज वेल एज एक्सरे की फिल्म्स वगैरह सब कुछ बनती हैं। अब इसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको समझाया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने कैल्शियम कार्बोनेट जो आपको समझाया है वाइट वॉशिंग का, उसका भी बुक में हमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो हमने बनाया है बाय रिएक्टिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, इसको भी जब आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, अगेन इट विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू CaOH ट्वाइस प्लस H2O। इस CaOH ट्वाइस दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिर से अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू गेट ब्रोकन डाउन इनटू CaO प्लस H2O। आई एम सॉरी, हाँ, here I will get CO2. Clear? So this is what quick line.
इनको हम इस तरीके से जो ब्रेक करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इनकी यूजेस होती है, मार्बल्स वगैरह जो बनते हैं, इसलिए ये प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा कैरी आउट होती है। तो अभी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया है, उस टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर अभी तक हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, दैट इज़ कॉम्बिनेशन, उसका सब टाइप एक्सोथर्मिक पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन, उसका सब टाइप हमने एंडोथर्मिक पढ़ लिया है, एज वेल एज थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइसिस। इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, पहले इतना रेफ़र करो, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करना, एंड कीप सपोर्टिंग अस।